हेलो स्टूडेंट, कल जो मैंने लास्ट टॉपिक किया था वो क्या था? मीटर ब्रिज। क्या था? मीटर ब्रिज। ओके, क्या था मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज इज डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, है ना। ये अननोन है, ये नॉन रेजिस्टेंस है ना। स्ट्रक्चर आपने देख ही ली थी, है ना। स्ट्रक्चर के अंदर जो वायर है वो 1 मीटर लॉन्ग होता है, ये थिक कॉपर स्ट्रिप होती है, ये बैटरी होती है। जब ये बैलेंस होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे स्लाइड करता हूँ तो जहाँ पे बैलेंस होगा तो ये रेजिस्टेंस अपॉन नीचे की लेंथ, ये रेजिस्टेंस अपॉन इसके नीचे की लेंथ, है ना। ये रेशियो बराबर होना चाहिए। तो बैलेंसिंग कंडीशन पे आप यहाँ से देखो एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आर की वैल्यू आपको नॉन होगी, आपके पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी? एस की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, अब देखो छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल ये कि जो ये थिक कॉपर स्ट्रिप को यूज में ली जाती है ना, आपसे पूछ सकता है कि व्हाई द थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड इन द मीटर ब्रिज। तो ये थिक स्ट्रिप इसलिए काम में ली जाती है, भाई देखो मैं रेजिस्टेंस इसका काम में ले रहा हूँ, पर यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्ट्रिप का भी तो रेजिस्टेंस होगा, है ना। कितना होगा? रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, ये रेजिस्टेंस होगा इस कॉपर स्ट्रिप का, है ना। अच्छा, जबकि वो काम, वरना तो जो ये रेजिस्टेंस है तो मेरे को क्या लेना चाहिए? यहाँ से लेके ये पूरा रेजिस्टेंस अपॉन दिस लेंथ, ये लेना चाहिए ना। मैं इस रेजिस्टेंस को काम में नहीं ले रहा, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए, है ना, इन कंपैरिजन ऑफ अदर रेजिस्टर यूज इन द सर्किट। तो इसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए तो देखो मैं हाई कर, देखो रेजिस्टेंस कम कैसे हो सकता है भाई? रेजिस्टेंस कम हो सकता है, एक तो जो रो है रेजिस्टिविटी कम से कम लो और एरिया क्या लो? ज्यादा से ज्यादा। तो एरिया ज्यादा लेने के कारण कैसा हो गया? ठीक। और रेजिस्टिविटी कम क्यों की होती है भाई? कंडक्टर की, है ना। कंडक्टर में वैसे तो जो बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर होता है, पर फिर भी सिल्वर की तो कॉस्ट जस्टिफाई नहीं करती है ना। अगर मैं यहाँ पे सिल्वर का लगा दूंगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, इसलिए फिर सेकंड नंबर पे अपना क्या आता है? कॉपर आता है ना, तो कॉपर का काम में लेते हैं, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन ये थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों काम में ली जाती है? ताकि इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल माना जा सके बाकी अदर रेजिस्टेंस के कंपेयर में, ठीक है। थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड इन मीटर ब्रिज सो दैट देयर रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू अदर रेजिस्टेंस। ओके, अच्छा दूसरा कि जो ये वायर लिया जाता है ये हाई रेजिस्टिविटी वायर क्यों लिया जाता है ना, जबकि इसकी लेंथ काम आ रही, रेजिस्टिविटी तो कहीं काम नहीं आ रही, फिर भी हाई रेजिस्टिविटी वायर लिया जाता है, क्यों लिया जाता है ना। ऐसे देखो, अगर यहाँ पे कॉपर का लगा दोगे तो इस स्ट्रिप का आप नेग्लिजिबल नहीं मान पाओगे ना भाई। फिर तो ये नेग्लिजिबल तब मान रहे हो जब अदर रेजिस्टेंस सारे इससे ज्यादा हैं। तो देखो हाई रेजिस्टिविटी मेटेरियल लेने के लिए जो अलॉयज काम में ले जाते हैं इस वायर के लिए, वो इसलिए ले जाते हैं, मेटेरियल से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर फिर भी अगर आप यहाँ पे कॉपर ले लेंगे तो फिर आप इस स्ट्रिप का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं मान पाएंगे। तो आप पूछेगा कि भाई कि ये हाई रेजिस्टिविटी अलॉय की क्यों बनाई जाती है? सो दैट यू कैन नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप, ताकि आप कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस क्या कर सको? नेग्लेक्ट कर सको इन कंपैरिजन टू दिस रेजिस्टेंस, है ना। दूसरा, जो अलॉय जिनसे वायर बनाया जाता है उनका अल्फा, जो अब यानी जो आपका टेम्परेचर क्वेश्चन था ना रेजिस्टिविटी का, तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी चेंज होती है। आपको लिखा हुआ है आपने रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, बोल सही है क्या? तो जो ये अल्फा होता है और आपने अलॉय के लिए वेरिएशन भी देखा था, देखो अलॉय के लिए तो स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है ना, तो रेजिस्टिविटी क्या रहती है? ऐसे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है ना। तो अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है जो अल्फा होता है वो क्या रहता है? लगभग कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। यानी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ ज्यादा चेंज नहीं होती है ना। तो दो कारण हो गए, है ना। ये हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल को लिया जाता है ताकि आप कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान सको। दूसरा, इनका जो अल्फा होता है वो लगभग क्या रहता है? कांस्टेंट, यानी इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती है, लगभग कांस्टेंट रहती है। तो ये दो छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। पहला, कॉपर स्ट्रिप क्यों बनाई जाती है? सो दैट यू कैन नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिप। ये हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल को लिया जाता है, सेम रीजन, सो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉपर स्ट्रिप कैन बी नेग्लेक्टेड। एंड सेकंड वन कि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर से लगभग इंडिपेंडेंट होती है ना। जो मेटेरियल यूज में लिए जाते हैं, जो अलॉय काम में लिए जाते हैं इस वायर के लिए, वो मैंगनीज या टंगस्टन, ये अलॉय काम में ले जाते हैं ये जो वायर बनाने के लिए ना। अच्छा, नाइक्रोम भी अलॉय है, नाइक्रोम भी क्या है? अलॉय।
पर नाइट्रोन जनरली यहाँ पे काम में नहीं लिया जाता है ना, कोई रीजन उसका वो अल्फा की वजह से है ना, और हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा देता है वो, ठीक है। चलो उसका छोड़ो, आप देखो कि आप मेटल कौन सा काम में लिया जाता है, या तो मैंगनीज या टंगस्टन। कारण आपको शायद समझ में आ गया होगा, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल करने के लिए, और अल्फा क्या रहता है, कांस्टेंट। ये तो दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए ना। अब चलिए इसके बाद करते हैं न्यूमेरिकल की, है ना। सबसे पहले सिंपल सवाल से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपसे बोला, अब मैं इसको शॉर्टकट ऐसा बनाया दूंगा, देखो ये आपका मीटर ब्रिज है, ये 1 मीटर लंबी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, ये आर है, ये है। मैंने कहा कि यहाँ से मैंने गैलोमीटर लगाया, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये बैलेंस हो गया। तो भाई ये लेंथ कितनी बची भाई, 70 सेंटीमीटर। कितनी बची है, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने कहा कि 1 मीटर ब्रिज जो, अगर मैं इसको नाम भी दे दूँ, ये एंड को ए बोल दूँ, ये एंड को दे दूँ भाई बी नाम, है ना। तो मैंने कहा ए एंड से 30 सेंटीमीटर के जाके ब्रिज, ये जो आपका मीटर ब्रिज है, ये बैलेंस हो रहा है। तो देखो आर और एस का रेशियो बताओ, क्वेश्चन है आपको ऐसा दिया कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर में बैलेंस हो, तो ये 30 है तो ये 70 आप निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर होता है। अब इनका आर और एस का रेशियो निकालो। आप तो सिंपल से क्या करो भाई, आप होता है भाई आर अपॉन 30 इक्वल टू एस अपॉन 70 होना चाहिए। आप इसको सोल्व कर लीजिए भाई, आर बाई एस की वैल्यू आएगी 3/7। कितनी आएगी भाई, 3/7। देखो मैंने आपको आर भी नहीं बताया और एस भी नहीं बताया, है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको आर बता दूं तो क्या एस की वैल्यू निकल जाएगी, यस सर। आर की ये अगर नॉन रेजिस्टेंस होता तो एस की वैल्यू निकल जाती। तो देखो एक इक्वेशन में अपने पास तो क्या है, रेजिस्टेंस का जो रेशियो बराबर कर रहे हैं, अपने पास एक इक्वेशन है, तो एक अननोन निकाला जा सकता है ना। अगर एक अननोन, अगर दो अननोन हुए, दोनों ही अननोन हुए, तो इनका रेशियो निकाला जा सकता है। एक इक्वेशन से क्या निकाला जा सकता है, रेशियो। और अगर दोनों ही निकालने हो तो अपने पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्वेश्चन में अदर कुछ ऐसे डेटा देगा जिससे आप सेकंड इक्वेशन बना पाएंगे। फिलहाल आप समझिए आर और एस दोनों ही नहीं दिए, तो आपसे क्या पूछेगा, आर और एस का रेशियो पूछेगा, ठीक है। अच्छा अगर आर देता तो फिर अननोन एक ही बचता है एस, तो उसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए ये है 30 ओम, कितना है भाई 30 ओम, तो एस की वैल्यू निकालो। तो भाई यहाँ पर तो 30 बाई एस इक्वल टू 3/7। इसको इससे कट कर लीजिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एस की वैल्यू 70 आ जाएगी, 70 ओम। कितनी आ जाएगी, 70 ओम, है ना। सबसे सिंपल सवाल है ना। अच्छा जी, और देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और देखिए, मैंने आपसे बोला कि अगर ये 30 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा था, अच्छा आर और एस दोनों की वैल्यू मैंने नहीं कर दी। अगर मैंने कहा कि अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, क्या कर दूं भाई, इंटरचेंज, तो ये बैलेंस पॉइंट कहां चला जाएगा, है ना। यानी आर की जगह एस लगा दो, एस की जगह क्या लगा दो, आर। तो एक चीज आप गौर से समझो कि मैंने कहा 30 पे जो बैलेंस है, इसका मतलब आर बाई 30 इक्वल टू एस बाई 70, ये रेशियो सेटिस्फाई है ना। अच्छा अब यहां पे तुम ये लगा दोगे एस, और यहां पे लगा दोगे आर, ये एस ये आर, आपने इंटरचेंज कर दिया भाई। अच्छा क्या आर और एस की वैल्यू चेंज हुई। अब मान लो यहां से L1 डिस्टेंस पे बैलेंस हुआ, तो क्या आप ये लिख सकते हो, एस बाई L1 इक्वल टू आर अपॉन 100 माइनस L1। अच्छा अब ये बैलेंस है, तो देखो आर और एस की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो वैल्यू चेंज नहीं है तो बैलेंस तो तभी होगा जब ये रेशियो इतना सेटिस्फाई होगा, है ना भाई। इसी रेशियो में बैलेंस हुआ था, तो देखो आर और एस की वैल्यू चेंज नहीं की, सिर्फ पोजीशन चेंज किया आपने, तब भी रेशियो तो देखो वैसे आएगा, एस अपॉन समथिंग आना चाहिए, आर अपॉन समथिंग आना चाहिए। यानी देखो जब L1 की वैल्यू 70 हो जाएगी तो s अपॉन 70 इक्वल टू आर अपॉन 30, क्या फिर से रेशियो सेटिस्फाई हो जाएगा। और इस जब भी ये रेशियो सेटिस्फाई होगा तब वैसे भी वापस से बैलेंस हो जाएगा। तो देखो आर और एस को तुमने चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे L1 की वैल्यू कितनी आ गई 70। तो देखो अगर मैं एस को इधर ले आऊंगा तो इसकी जो लेंथ है ना, जो पहले ये यहाँ से कितना दूर था भाई 70, तो ये 70 लेंथ और ये 30 लेंथ, ये भी इंटरचेंज हो जाएंगी। जो बैलेंसिंग लेंथ है ये भी इंटरचेंज हो जाएगी। देखो आर को अगर आप इधर ले आए तो अब ये इधर से 30, मैंने कहा कि आर इधर था जब ये इस पॉइंट से 30 पे बैलेंस हो रहा है। अब आप आर को इधर ले आओगे तो इधर लेंथ कितनी हो जाएगी 30, और एस इधर लेंगे तो एस की सभी लेंथ कितनी 70, तो इधर से कितनी डिस्टेंस पे बैलेंस होगा 70 के ऊपर। यानी आप कुल मिला के समझो अगर इनको इंटरचेंज कर दिया जाए तो इनकी नीचे वाली लेंथ भी इंटरचेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, नीचे वाली लेंथ इंटरचेंज। तो देखो अब मैंने कहा कि बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ, पहले इस एंड से ए से
कितने पे बैलेंस था 30 सेंटीमीटर पे, कितने बैलेंस था 30 सेंटीमीटर पे। अब ये ए से कितनी डिस्टेंस पे बैलेंस है 70 सेंटीमीटर पे, कितनी दूरी पे 70 पे, तो कितना शिफ्ट हुआ 40 सेंटीमीटर, कितना शिफ्ट हुआ 40 सेंटीमीटर। अच्छा किधर शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स बी, है ना, या राइट साइड में, किधर शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स राइट। ओके चलिए वापस से एक और क्वेश्चन बताता हूं, आप सोचना, आसान है, ऐसी कोई खास चीज नहीं है ना। देखिए मैंने कहा कि ये दो रेजिस्टेंस है R और S, ये बैलेंस हो रहा है यहां से 40 सेंटीमीटर पे। मैंने कहा इनको इंटरचेंज कर देंगे तो बताओ बैलेंस पॉइंट कितना और किधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको बताइए सर जब आप इनको इंटरचेंज करोगे, अब देखो ये 40 है तो ये क्या 60 हो जाएगा, यस सर। तो जब आप इंटरचेंज कर दोगे तो इधर लेंथ कितनी हो जाएगी भाई 60, और इधर बैलेंस पॉइंट इधर लेंथ कितनी हो जाएगी भाई 40। तो देखो इस एंड से पहले कितनी डिस्टेंस पे बैलेंस था 40 पे, अब यहाँ से 60 पे, तो यानी बैलेंस पॉइंट किधर खिसक गया इस साइड में मूव कर गया। कितना शिफ्ट हुआ 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट, या टुवर्ड्स, अगर नाम दे रखा है ए और बी तो टुवर्ड्स बी। ओके बात समझ में आई आपको। चलिए जी और देखिए, और देखिए अब इसका रिवर्स क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। देखो मैंने कहा कि एक मीटर ब्रिज था, अगर जो R और S को इंटरचेंज कर दिया जाता है, R और S को इंटरचेंज कर दिया जाता है, तो बैलेंस पॉइंट 20 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो जाता है। किधर शिफ्ट हो जाता है भाई इधर। मैंने कहा कि अगर इनको पहले क्वेश्चन क्या थे, मैंने पहले आपको बैलेंसिंग लेंथ दे रखी थी, क्या दे रखी थी पहले बैलेंसिंग लेंथ दे रखी थी, ठीक है, और आपसे पूछा गया था कितना शिफ्ट होगा इंटरचेंज करने पर। अब मैंने आपको बैलेंसिंग लेंथ नहीं दी, मैंने नहीं बताया कि यहाँ से कितनी दूर पे जाके बैलेंस होगा, है ना। सवाल में फर्क देखना, पहला जो सवाल था उसमें मैंने कहा था इतना दूर बैलेंस हो रहा है, अब इंटरचेंज कर दोगे तो कितना शिफ्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन ये, अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि बैलेंस कहाँ हो रहा है, पर मैंने ये बताया कि अगर आप इनको इंटरचेंज कर दोगे तो बैलेंस पॉइंट कितना दूर आ जाता है भाई 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। तो मैंने कहा R और S का रेशियो बताओ, क्या बताओ R और S का रेशियो। अगर अब आप गौर से देखना, मान लीजिए ये लेंथ पहले जहां पे बैलेंस हो रहा था ये थी L, तो ये लेंथ कितनी होगी बेटा 100 माइनस L होगी। अच्छा इंटरचेंज कर दोगे तो जो इंटरचेंज के बाद ये 20 सेंटीमीटर इधर आ गया। अच्छा तो S इधर आया है तो ये वाली लेंथ इधर आ गई होगी, यानी अब ये वाली जो लेंथ होगी इतनी, ये होगी 100 माइनस L। समझिएगा, मैंने आपसे बोला कि पहले मान लीजिए कहीं पे भी L लेंथ पे बैलेंस था, मान लीजिए इंटरचेंज किया तो 20 सेंटीमीटर इधर आ गया, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। अच्छा ऐसे इधर लाए हो तो ये वाली लेंथ क्या इधर आ जाएगी, यस सर, और ये जो L लेंथ है ये किधर आ जाएगी, R इधर आएगा तो इधर आ जाएगी, है ना। तो देखो यानी ये 20 सेंटीमीटर जो इधर शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट होने के बाद यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 माइनस L, ये ऐसे इधर आएगा तो ये लेंथ इधर आ गई। अच्छा जी अब आप वापस से गौर से देखना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को तुम क्या लिख सकते हो 100 माइनस L, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को गौर से देखो L माइनस 20 भी लिख सकते हो भाई। 20 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हुआ है ना, तो ये टोटल यहाँ तक की L थी, L में से 20 गया तो 100 माइनस L की वैल्यू कितनी हो गई L माइनस 20। इसको सोल्व कर लो, L को उधर ले जाओ इसको इधर लाओ, तो 100 और मेरे हिसाब से 20 प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएंगे 12। तो भाई L की वैल्यू मेरे हिसाब से आ गई 120 का हाफ 60। क्या L की वैल्यू आ गई 60? यस सर। अच्छा जी, यानी जब ये L क्या है, ये वो बैलेंसिंग लेंथ है जब R इधर था और S इधर था। अच्छा जी, जब R इधर था तो क्या R बाई L इक्वल टू S बाई 100 माइनस L हो गया? यस सर। क्या L की वैल्यू आपने निकाल ली? L यहाँ रख दो, तो R बाई 60 इक्वल टू S बाई 40। तो R बाई S की वैल्यू जब 20 से कट कर लीजिए इसको, R बाई S इक्वल टू 3/2। क्या आ गया रेशियो आपके पास? यस सर, है ना। ये उल्टा सवाल है। ये पिछले में आपको बैलेंसिंग लाइन दी थी तो इंटरचेंज के बाद कितना शिफ्ट होगा, ये सवाल हुआ है जिसमें शिफ्ट दे दिया, तो आपसे R और S का क्या पूछ लिया, रेशियो। चलो एक सेम सवाल, सेम ऐसा ही सवाल दोबारा करवाता हूँ, आप
सोचना ना, मैंने कहा कि एक मीटर ब्रिज में ये R और S जो दो रेजिस्टेंस थे, इनको इंटरचेंज करने पर ये R है, ये S है, इसको इंटरचेंज करने पर ये जो बैलेंस पॉइंट है ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर राइट साइड में शिफ्ट हुआ। इसको मैं डॉट से बना देता हूं, है ना। ये इंटरचेंज करने के बाद का है, ये इंटरचेंज करने से पहले का है। तो मान लीजिए पहले जब ये R इधर था तो ये लेंथ L थी, तो ये वाली लेंथ यहां से यहां तक कितनी होती है भाई, 100 माइनस L। अब इंटरचेंज करोगे तो बैलेंस पॉइंट कहां पे आ गया, यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस देखो, S इधर लाओगे तो S के नीचे कितनी लेंथ में बैलेंस था, ये 100 माइनस L, तो लेंथ भी इधर आ जाएगी 100 माइनस L। तो S इधर आएगा तो ये हो जाएगी 100 माइनस L। कितना हो जाएगा, 100 माइनस L। तो क्या आप लिख सकते हो, देखो L प्लस 10, ये डिस्टेंस यहां से तक की डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, L प्लस 10, और इसी लेंथ को क्या लिख सकते हो आप, 100 माइनस L, क्योंकि आपने इंटरचेंज किया है। S इधर आया तो लेंथ भी इधर आ गई, और लेंथ कितनी हो गई अब इधर आके, 10 सेंटीमीटर इधर की साइड, तो L प्लस 10 हो गई, इस साइड में शिफ्ट हुआ था, तो ये L प्लस 10 की वैल्यू 100 माइनस L के बराबर होगी। अच्छा जी, अब देखो इसको सोल्व कर लो, तो ये कितना हो गया, 2L बराबर मेरे हिसाब से तो 90 हो गया, तो L की वैल्यू आ गई भाई 45 आ गई। R और S का रेशियो बताना है तो लिख लो भाई, जब R इधर था तो कितनी लेंथ में बैलेंस था, ये L पे, तो R बाई L, L की वैल्यू 45 इक्वल टू S बाई 100 माइनस L, भाई 100 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 55, इससे कट कर लीजिए, कितना आ गया 9, और ये कितना आ गया 11, 5 से कट कर दिया, तो R बाई S की वैल्यू मेरे हिसाब से 9 बाई 11 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 9 बाई 11, ठीक है। तो देखो अभी तक आपने जो किए हैं, देखो दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसके अलावा न्यूमेरिकल के दो टाइप कर लिए। पहला, इंटरचेंज करने पर बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट होगा। दूसरे टाइप के सवाल कि अगर आपको शिफ्ट दे रखा है कि इंटरचेंज करने पर इतना शिफ्ट हुआ तो R और S का रेशियो कैसे निकालते हैं ना। दोनों ऊपर मैंने आपको दो क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। चलिए जी और देखिए, अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन ऐसा कहेगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला ये R और S दो रेजिस्टेंस थे, ठीक है। मैंने कहा कि पहले ये R और S ये यहां से 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस थे, ठीक है। अब मैंने कहा कि S के साथ मैंने 10 ओम का और रेजिस्टेंस जोड़ दिया पैरेलल में। कैसे जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा कि बैलेंस पॉइंट जैसे ही पैरेलल में जोड़ा 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गया पैरेलल में, ये पैरेलल में जोड़ने के बाद है, तो 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गया। तो मैंने कहा R और S दोनों की वैल्यू बताओ, R और S दोनों की वैल्यू बताओ। देखो मैंने कहा देखो पहले जब ये R और S था तो 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा था। अब इसके पैरेलल में 10 ओम जोड़ते ही ये जो बैलेंस पॉइंट है 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा R और S की वैल्यू बताओ। तो पहले आप ये 10 सेंटीमीटर जब आपने नहीं जोड़ा है उस टाइम देखो 40 पे बैलेंस हो रहा है, तो R बाई 40 इक्वल टू S बाई 60 है जी। तो कितना आ गया ये R बाई 2 और S बाई 3 है जी। इक्वेशन नंबर 1 देखो, अगर सिर्फ मैं इतना ही देता तो क्या आप R और S का रेशियो क्या पाते हैं, देखो यस सर R बाई S इक्वल टू 2/3। अब तो R और S की वैल्यू पूछी है, तो देखो दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा डेटा दिया ना। आपको बोला है कि जब मैंने इसके पैरेलल में 10 ओम जोड़ दिया तो बैलेंस पॉइंट 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गया, है ना। ये तो जब पैरेलल में नहीं जोड़ा था तब सिंपल आपको बैलेंसिंग लाइन थी तो आप रेशियो बता सकते थे, पर प्लस आगे आपको दिया कि इसके साथ 10 ओम जोड़ते ही ये 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गया। अच्छा जी, अब देखो सिंपल, तो यानी जब आपने ये पैरेलल में जोड़ दिया तो बेटा इधर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, S इंटू 10 अपॉन S प्लस 10, बोलो हुआ कि हुआ ये टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, तो पैरेलल जोड़ने के बाद क्या ये रेजिस्टेंस चेंज हुआ, नहीं सर। क्या इसके नीचे की लेंथ चेंज हो गई, यस सर। कितनी हो गई बेटा, 50 होगी। अच्छा जी, अब S चेंज हुआ, यस। अब S की वैल्यू हो गई S इंटू 10 अपॉन S प्लस 10। अच्छा, इसके नीचे की लेंथ सर ये यहां से तक 50 है तो ये भी कितना बचा भाई 50, तो मेरे हिसाब से 50 से 50 क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2।
2। क्या दो इक्वेशन है, एक आर और एस में ये इक्वेशन है, एक आर और एस में ये इक्वेशन है, दोनों को सोल्व कर लीजिए, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी ना। जैसे मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालूं तो क्या मैं आर को लिख सकता हूँ 2/3s लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं। ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, देखो ये तो कहीं कट ही गया, इसको तो हटा दो नीचे से, तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे रख दो भाई 2/3s रख दिया। अच्छा इक्वल टू 10s अपॉन s प्लस 10, मेरे हिसाब से s से s भी कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया भाई 2s प्लस 20 इज इक्वल टू 30 आया, 2s प्लस 20 इज इक्वल टू 30। तो 2s की जो वैल्यू है वो आ गई 10, 2s की इधर से वैल्यू कितनी आ गई भाई, इसको इधर भेजो 10। अच्छा तो s की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5, s आ गया। अच्छा एक बात है, अब s की वैल्यू यहाँ रख दो, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/3। क्या r और s दोनों आ गए, यस सर। अच्छा इसी सवाल में अगर मैं आपसे बोलता कि ये 10 ओम, पहला जब मैंने आपको बैलेंसिंग लेंथ दी थी उससे तो क्या निकलेगा रेशियो, और दूसरी जो भी कंडीशन दी है उससे एक और इक्वेशन बनेगी, तो आर और एस की वैल्यू निकलेगी। अगर मैं आपसे बोलता कि मान लीजिए मैं इसके पैरेलल की जगह इसके सीरीज में जोड़ता, ऐसे जोड़ देता, ये s और ये 10, तो मैंने कहा मान लीजिए कि जो बैलेंस पॉइंट है पहले मैं आपको किधर शिफ्ट होगा, तो देखो रेजिस्टेंस का ये चेंज हो रहा है, नहीं सर, क्या ये रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, यस सर, घट रहा है बढ़ रहा है, भाई सीरीज में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसके नीचे की लेंथ भी बढ़ेगी, अब ये लेंथ बढ़ेगी तो यानी ये बैलेंस पॉइंट किधर भागेगा, इधर है ना, लेफ्ट साइड में भागेगा है ना। अच्छा जी इस साइड है ना, तो देखो मैंने कहा कि मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गया सीरीज में जोड़ते, है ना, सेकंड क्वेश्चन है ना, तो ये 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ, ठीक है। अच्छा तो देखो पहले का केस में कोई फर्क नहीं पड़ा, आर बाई पहले 40 पे बैलेंस था, भाई पहली इक्वेशन तो क्यों बनती। उसके बाद क्या मैं इस रेजिस्टेंस को अब मैं ऐसा लिखता, देखो आर बाई, क्या आर के नीचे की लेंथ चेंज हुई है, सर ये 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर अगर ये इधर शिफ्ट हुआ है तो ये लेंथ जो है आर के नीचे बची वो कितनी बची 30। क्या एस चेंज हुआ है, सर कितना हुआ है, क्या सर ये एस प्लस 10 हो गया, हाँ। और अब इसके नीचे की लेंथ कितनी होगी भाई, अब ये इधर से 30 हुआ तो इधर से कितना बचा 70, ये लो भाई इसको कर लो, तो देख दूसरी इक्वेशन अपने पास ये बन गई है, पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। अगर मैं इधर पैरेलल की जगह सीरीज देता तब आप ऐसे करते ना, अब ये दो इक्वेशन बनती, पहली दूसरी दोनों को सॉल्व करना होता है ना, वैसे पहली फिर सॉल्व कर लो, देखो वही आर की वैल्यू उठा ले दो, आर की वैल्यू कितनी है भाई 2s/3 है ना, 2s/3 आर की जगह रख दो, तो 1/3 तो आर के साथ है, एस की वैल्यू रख दो 2s/3 इक्वल टू s प्लस 10/7, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 14s और इधर 3 × 3 कितना हो गया 9, ये हो जाएगा 9s प्लस 90, यहाँ पे जाओ बेटा ये हो जाएगा 5s इक्वल टू 90, तो 5 से कट कर लो, ये कितना हो जाएगा 18, तो s की वैल्यू कितनी आ गई भाई 18, कितनी आ गई 18 ओम। अब s आ गया तो r की वैल्यू निकालना, देखिए r की तो वैल्यू रखी थी आपने, तो r कितना हो जाएगा, कितना था भाई 2/3s और s की वैल्यू आ गई भाई 18, तो s की जगह जब आप 18 रखेंगे तो ये 6 टाइम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 12 ओम, क्या आएगा 12 ओम। क्या बात समझ में आ रही है, अच्छा जी बस। अब अगर ये बैलेंसिंग लेंथ अपने सिंपल लिया है 30 40 लेंथ, ज्यादा टिपिकल करता है तो इसको पॉइंट्स में दे देगा है ना, ये कहेगा 33.5 पे बैलेंस हो रहा है, तो मेथड तो यही रहेगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल। अगर ये डेटा में अगर ये बोलता कि 40 के मतलब 33.5 पे है ना, और फिर ये इधर शिफ्ट हो गया 5 सेंटीमीटर है ना, अब थोड़ा डेटा सिंपल लिया है तो सिंपल आंसर आ रहा है ना। बाकी मेथड आपका यही रहेगा, पहली जहां पे बैलेंस हो रहा था पहली इक्वेशन वहां से मिलेगी, दूसरी इक्वेशन जो चेंज करने के बाद जो सीरीज में जोड़ा पैरेलल में जोड़ा या जो कुछ भी किया उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन बनी वो सेकंड इक्वेशन बनेगी आपकी, ठीक है। सेकंड कंडीशन से दो इक्वेशन बनेगी, दोनों सोल्व कर लो, आपके पास आर और एस दोनों की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, तो भाई ये मीटर ब्रिज पे आने वाले सवाल है ना जी। अब कितने टाइप के सवाल होंगे भाई, पहला इंटरचेंज करने पर कितना शिफ्ट होगा, दूसरा इंटरचेंज करने पर जो शिफ्ट हो गया
तो रेजिस्टेंस का रेशियो पूछना। तीसरा आर और एस दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करना। जब एस के साथ या तो आप सीरीज में जोड़ दो या किस में जोड़ दो भाई, पैरेलल में जोड़ दो, या तो सीरीज में जोड़ दो या पैरेलल में जोड़ दो ना। ये सारे मीटर ब्रिज के सवाल हो गए ना। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है पोटेंशियोमीटर। क्या चीज है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस जो अपने हैं वो है पोटेंशियोमीटर, है ना। अच्छा जी, अब ये पोटेंशियोमीटर क्या होती है बेटा? ये पोटेंशियोमीटर एक्चुअल में किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकता है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी सेल का ईएमएफ एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। क्या मेजर कर सकता है? एक्यूरेटली, है ना। अच्छा, और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकाल सकता है ना। एक ऐसी डिवाइस। तो व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक, इट कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एक्यूरेटली। ये दो पॉइंट्स के बीच के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकता है ना। तो जैसे आपको एग्जांपल एक बार मैं आपसे, जैसे आपने बोला कि भैया ये मान लीजिए और लगा लीजिए रेजिस्टेंस, ठीक, मान लीजिए ये बैटरी 12 वोल्ट, ये 3 ओम 2 ओम ले लो, ये है 1 ओम। ठीक, मैंने कहा भाई यहाँ पे वोल्ट मीटर जोड़ा, तो बताओ वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ। तो आपने बोला कि सर जी देखिए, पहले तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई? 3 हुआ, और टोटल वोल्टेज कितना है? 12। तो मेरे हिसाब से तो भाई जो करंट चलेगा सर्किट में वो चलेगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी 4 एम्पियर। कितना चला? 4 एम्पियर। अच्छा, जो 4 एम्पियर करंट जाएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई? 8 वोल्ट, और इसके अक्रॉस कितना होगा भाई? 4 वोल्ट। ठीक है, तो जो वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। यस सर, और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना आ रहा है? आई इंटू आर। आई कितना? 4, आर कितना? 1, 4। तो ये रीडिंग देगा 4 वोल्ट, है। अच्छा, ठीक है, ये आइडियल वोल्टमीटर है। पर एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप वोल्टमीटर इधर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, अब वोल्टमीटर का भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना। अच्छा, इसकी वजह से, हालांकि मैं आइडियल का तो इन्फिनिटी होता है और जो एक्चुअल होते हैं उनका भी मैं बहुत हाई रखता हूं, पर फिर भी क्या कुछ स्मॉल सा करंट इधर लीक होगा? यस सर। क्या थोड़ा सा करंट इधर जाएगा? अब इधर जैसे ही करंट जाएगा तो इधर जो 4 एम्पियर करंट जा रहा था, अब इसकी वैल्यू 4 एम्पियर नहीं रहेगी। एक्चुअल में तो देखो सर्किट का टोटल करंट ही चेंज हो जाएगा, टोटल 4 एम्पियर रहेगा ही नहीं। पर फिर भी अगर आप देखो कि थोड़ा सा करंट ऊपर चला गया, मान लो आई करंट ऊपर चला गया, आई बी, तो नीचे कितना करंट बचेगा भाई? 4 माइनस आई बी। 4 एम्पियर आ रहा था, उसमें से आई बी ऊपर चला गया, तो इतना करंट बचा। अच्छा, इतना करंट इसमें जा रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? देखो आई इतना जा रहा है इनटू आर, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मुझे मेजर कौन करके देगा? वोल्टमीटर। ये पहले कितना मेजर कर रहा था? 4 वोल्ट, अब कितना मेजर कर रहा है? 4 माइनस आई बी। ये तो इन दोनों पॉइंट्स, इसको जैसे ही कनेक्ट करोगे तो कुछ करंट ये ऊपर से ले जाएगा, तो फाइनल जो इसकी रीडिंग आने वाली है बी की, वो आने वाली है 4 माइनस आई बी। अब वो आई बी की वैल्यू जितना कम होगी, क्या आपकी वैल्यू उतनी एक्यूरेट हो जाएगी? और अगर आई बी की वैल्यू हो गई 0, तो क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा? और जब ये आई बी की वैल्यू 0, यानी जब इस सर्किट से कोई भी करंट नहीं लेगा, उस समय ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू देगा, उस टाइम इसको बोलेंगे अपन आइडियल वोल्टमीटर। क्या बोलेंगे? आइडियल वोल्टमीटर, है ना। एक ऐसा क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं अभी आपको, है ना, आइडियल वोल्टमीटर बोलेंगे इसको। अच्छा जी, अब देखो आई बी की वैल्यू कब 0 होगी? यानी यहाँ पे कोई भी करंट कब नहीं जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस होगा इन्फिनिटी। कितना होगा इसका रेजिस्टेंस? इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी रेजिस्टेंस हो गया तो कोई भी करंट ऊपर लीक नहीं करेगा, और ये कहलाएगा आइडियल वोल्टमीटर। अच्छा, पर एक्चुअलिटी में तो कुछ ना कुछ करंट लीक होता है, इसलिए जो भी रीडिंग पढ़ के देता है उसमें थोड़ी बहुत तो एरर होती ही है ना। तो देखो वोल्टमीटर भी क्या करता है? दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। पर क्या ये एक्यूरेट मेजर करता है? नहीं, ये एक्यूरेट मेजर नहीं करता। पर पोटेंशियोमीटर दो पॉइंट्स के बीच में एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। तो अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में, तो पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में से कौन सी डिवाइस बेटर होती है? पोटेंशियोमीटर। कौन सी होती है? पोटेंशियोमीटर, है ना।
अभी थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद में ये बताऊंगा क्यों, है ना। फिलहाल तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि वोल्ट मीटर को जब सर्किट में जोड़ा जाता है तो सर्किट से थोड़ा सा करंट ले लेता है, जिसके कारण से दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है, इसलिए ये एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाता। पर पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट मेजर कर सकता है ना। क्यों कर सकता है वो तो उसकी वर्किंग देखेंगे तो बताएंगे भाई ये एक्यूरेट कैसे मेजर कर लेता है ना। पर फिलहाल आपसे अगर ये पूछा जाए कि पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में से कौन सी डिवाइस बेटर है, तो आपके लिए कौन सी डिवाइस बेटर है, आपके लिए क्या, सबके लिए पोटेंशियोमीटर, है ना, क्योंकि ये दो पॉइंट्स के बीच में एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, जबकि वोल्टमीटर सर्किट से कुछ ना कुछ करंट लेता है, इसलिए एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करता है। चलिए जी, ठीक है। चलो पोटेंशियोमीटर से पहले एक क्वेश्चन नहीं करा देता हूँ आपको, आइडियल वोल्टमीटर वाला। देखो मैंने सिंपल सा आपसे बोला कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये बैटरी लगी, ठीक है, मान लीजिए 100 वोल्ट की, ये मान लीजिए 30 ओम है, ये मान लीजिए 40 ओम है। मैंने कहा यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर की रीडिंग आई 50 वोल्ट, कितनी आई भाई, 50 वोल्ट आई। बात समझ में आ रही है, कितनी आई, 50 वोल्ट। तो मैंने कहा कि अगर इस अब टोटल कितना है 100 में से इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप है 50, तो बचा हुआ 50 किसके अक्रॉस है, इसके अक्रॉस है। अब मैंने कहा कि इस वोल्ट मीटर को इधर की जगह अगर मैं इधर लगा दूं, इन दो पॉइंट्स के बीच में इस वोल्ट मीटर को हटा के यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा, ठीक है, तब ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा, है ना। मैंने कहा जब वोल्ट मीटर को इन दो पॉइंट्स के बीच में जोड़ा तो इसने 50 वोल्ट रीडिंग दी। मैंने कहा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जोड़ दूंगा तब कितनी रीडिंग देगा। मैंने सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा ना, वैसे जेईई में पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो पहली बात तो आप देखो, आप उसको आइडियल मान के चलो पहले तो, है ना। अच्छा आपको पता है जो पोटेंशियल होता है V1 V2 सीरीज में, वो रेजिस्टेंस के रेशियो में होता है R1 क्या ये दोनों रेजिस्टेंस, अच्छा अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना 50 और इसके अक्रॉस भी कितना भाई 50, जब दोनों के अक्रॉस बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है, यस, तो अगर V1 बराबर V2 होगा तो R1 बराबर क्या होना चाहिए R2, जबकि R2 दोनों जगह अलग अलग है, यहाँ 30 है यहाँ 40। आप सिंपली देखोगे भाई सीरीज में है, सीरीज में कोई भी करंट चला तो इसके तो मान लो I करंट चला तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए I इंटू 30 और इसके अक्रॉस कितना होना चाहिए I इंटू 40, क्या दोनों के अक्रॉस अलग अलग होना चाहिए। पर जैसा कि वोल्टमीटर रीडिंग दे रहा है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 और इसके अक्रॉस भी कितना है 50, तो पक्का से अगर दोनों में से सेम करंट फ्लो होता दोनों में से, तो भैया इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता I इंटू 30 और इसका होता I इंटू 40 और I दोनों में क्या रहता सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होना चाहिए था, हाँ पर है नहीं, पर वास्तविकता में है नहीं। वास्तविकता में तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस कितना आ रहा है 50 और इसके अक्रॉस भी कितना आ रहा है भाई 50। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये है कि जो आपने वोल्ट मीटर लगाया है ये आइडियल नहीं है ना, ये कुछ ना कुछ करंट ले रहा है, वरना ये I इंटू 30 और ये कितना आएगा I इंटू 40। भाई ये आप इधर समझ लो भाई, पोटेंशियल का जो रेशियो होता है रेजिस्टेंस के रेशियो में होता है। अब यहाँ पे देखो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होना चाहिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम होना चाहिए, जबकि फिलहाल रीडिंग के अकॉर्डिंग इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब भाई साहब ये आइडियल नहीं है ना। हाँ पर मुझे ये बताया कि इसको जोड़ने के बाद दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आ रहा है, यानी इसको जोड़ने के बाद इन दोनों के अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, यानी अगर दो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होते हो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसके अक्रॉस, यानी V1 और V2 बराबर हो जाए, वो तभी हो सकते हैं जब क्या बराबर हो R1 बराबर R2, यानी इसका जो रेजिस्टेंस है वो इन दोनों के मिला के रेजिस्टेंस के बराबर होगा, है जी। तभी तो देखो दोनों के बराबर बराबर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस और इन दोनों का रेजिस्टेंस मिला के, ये रेजिस्टेंस और इन दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर होगी तभी जितना ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा उतना ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा ना, यानी 30 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इन दोनों के रेजिस्टेंस के बराबर। मान लो इसका रेजिस्टेंस R है तो कितना होगा भाई 40 इंटू R अपॉन 40 प्लस R, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही होगी,
वोल्टमीटर आइडियल नहीं है ना। अच्छा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया भाई 120 प्लस 3R इक्वल टू 4R, और भाई 120 की वैल्यू क्या आ गई R, यानी इसका मतलब वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 120 ओम है। कितना है 120 ओम। ठीक है, अगर ये आइडियल होता तो कोई भी करंट लेता और इसका रेजिस्टेंस कितना आता, इंफिनिटी आता, है ना। और उस टाइम जो पोटेंशियल ड्रॉप होता वो 3:4 में होता। तो जैसे ही मैंने देखा कि पोटेंशियल इस रेशियो में नहीं आ रहा है तो मेरे को समझ में आ गया कि वोल्टमीटर आइडियल नहीं है, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस निकाल लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये था कि जब इसको इधर की जगह इधर लगाऊंगा तब कितनी रीडिंग देगा। चलो भाई, अब इधर की जगह इधर लगा देते हैं इसको ना। अब ये कैलकुलेशन पुरानी वाली रफ कर देते हैं, मेरे को याद है कि आर वैल्यू 120 आई। अच्छा जी, अब देखो मैंने 120 इधर जोड़ दिया, ये जोड़ दिया वोल्टमीटर, और इसका रेजिस्टेंस है 120 ओम। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताना है इसकी रीडिंग कितनी होगी, यानी मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताना है। ठीक है, अब निकालने के दो तरीके। देखो, पहले इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो भाई, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस, इन दोनों का मिला के कितना टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 यानी 120 इंटू 30 अपॉन 120 प्लस 30, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये कैंसिल हो गया और ये 8 टाइम्स हो गया, यानी इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा भाई 24 ओम। कितना हो जाएगा 24 ओम। तो जो ये पोटेंशियल डिवाइड होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 मान लो और इसके अक्रॉस मान लो V2, तो क्या मैं बोल सकता हूँ V1 रेज़ टू V2 इक्वल टू R1 रेज़ टू R2 बोल सकता हूँ? यस सर। अच्छा जी, V1 रेज़ टू V2, R1 की वैल्यू कितनी है भाई, R1 की क्या 24 आ गई दोनों की मिला के, इन दोनों का सिस्टम 24। ठीक है। अच्छा जी, ये कितना 40, तो रेज़ टू 40, क्या 4 से हो जाएगा ये 8 से हो जाएगा, कितना हो गया 8 3 जा और 8 5 जा, है ना, 3:5, यानी जो पोटेंशियल का रेशियो आएगा वो 3:5 में आएगा। यानी अगर मैं V1 की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, V1 का रेशियो कितना है 3 अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल, जिसको आपको डिवाइड करना है, इनटू 100। इसको 4 से कट कर लो 2, 4 से कट कर लो 25, ये कितना हो गया 75/2 यानी 37.5 वोल्ट। इतने भी नीचेगा भैया, कितने देगा 37.5 वोल्ट। हाँ, ऐसा सवाल है जिसमें वोल्ट मीटर आपका आइडियल नहीं है। चलिए वापस से अपन बात क्या लाते हैं पोटेंशियोमीटर, है ना, किसमें लाते हैं पोटेंशियोमीटर पे। पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस which is used to find out the EMF internal resistance of a cell or potential difference between 2 points accurately, है ना। पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस which is used to find the EMF of cell, internal resistance of cell and potential difference between 2 points accurately। ओके जी। अच्छा, अब ये तो पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन हो गई है ना। अच्छा, पोटेंशियोमीटर की स्ट्रक्चर, पोटेंशियोमीटर एग्जैक्ट मीटर ब्रिज जैसा ही होता है होने में, तो एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब मीटर ब्रिज जैसा ही होता है, पर उसमें जो 1 मीटर लंबी वायर थी उसकी जगह इसमें बहुत लंबी वायर ले ली जाती है ना। अच्छा जी, ऐसे बहुत लंबी वायर। तो मीटर ब्रिज में देखो क्या था, एक वायर थी जिसको मैंने एक बैटरी से जोड़ा हुआ था और ऊपर ये 2 रेजिस्टेंस लगा रखे थे ना। इसमें भी सेम, अब ये 1 मीटर की जगह बहुत लंबी वायर है और इसके दोनों एंड को मैं बैटरी से जोड़ दूंगा, दोनों एंड को बैटरी से जोड़ना है ना। पर ये वायर लंबा होता है, इसलिए क्या करते हैं अपन, इस वायर को कट करके बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बना लेते हैं ना, और ऐसे टुकड़े बहुत छोटे छोटे क्या मतलब छोटे टुकड़े बना लेते हैं ना, और इन सभी टुकड़ों को ऐसे पैरेलल रख देते हैं ऐसे, और यहाँ पे थिक कॉपर स्ट्रिप लगा देते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक। क्या इस वायर के दोनों एंड ये हो गए भाई, एक एंड ये, एक एंड ये, और इनके बीच में यहाँ पे सेल लगा दिया, ये की ये रियोस्टेट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वही थिक कॉपर स्ट्रिप काम में ली जाती है, काम वही थिक कॉपर स्ट्रिप, ताकि इनका रेजिस्टेंस का मान को नेग्लिजिबल मान को ना। ऐसी एक वायर होती है जिसके दोनों एंड को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये तो पोटेंशियोमीटर है, क्या चीज है पोटेंशियोमीटर।
अब ये काम कैसे करेगा, इसको यूज में कैसे लेते हैं, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूँ, है ना, क्योंकि आपका टेस्ट है। तो कई बच्चों ने बोला है कि तैयारी का थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए आज यहाँ तक ही रख लो, कल मैं आपको पोटेंशियोमीटर कंप्लीट करवा दूंगा। थैंक यू।